नमस्कार साथियों। B2H क्लासेस फ्रॉम बेसिक टू हाई में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज का आज 7वां भाग है। इससे पहले इसके 6 भाग और हो चुके हैं। यह लेक्चर सीरीज शॉर्ट नोट्स पे आधारित है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज हम इसका 7वें भाग की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, 7वें भाग की शुरुआत से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आज से पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा वो सारा संविधान का बेसिक था। वो आपने जो भी पढ़ा, संविधान के स्रोत, संविधान सभा, अनुसूचियाँ, एकीकरण इत्यादि सब कुछ। आज से हम पढ़ेंगे अनुच्छेद, आर्टिकल्स। तो चलिए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत होती है भाग 1 से। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यहाँ संघ से मतलब है देश और उसके राज्य क्षेत्र, जो कि अभी 28 राज्य हैं, ये उनकी बात हो रही है। यह भाग 1 हमारे संविधान में आर्टिकल 1 से 4 के अंतर्गत दे रखा है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए क्वेश्चन कि भाग 1 में क्या है, तो उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र और वो कौन कौन से आर्टिकल या अनुच्छेद के अंदर कहते हैं, तो 1 से 4। तो इसमें जो पहला आर्टिकल है वह है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। और कहीं कहीं ये भी लिखा आता है इंडिया दैट इज़ ए भारत। इंडिया दैट इज़ ए भारत, यह इंग्लिश में लिखा आता है, और हिंदी में इंडिया जो कि भारत है। इंडिया जो कि भारत है। और अगर अगर इस अनुच्छेद 1 से अगर थोड़ा सा अगर गहराई में क्वेश्चन बने तो वो यह बनेगा कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत का नाम क्या है, तो वो है इंडिया जो कि भारत है। फिर उसकी प्रकृति क्या है, तो यहाँ पे हमने साफ साफ देखा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हाँ, तो उसकी प्रकृति है राज्यों का संघ, मतलब राज्यों को मिलकर एक पूरा देश बना है। ठीक है। और इसका क्षेत्र क्या क्या है, तो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी राज्य आएंगे, सभी यूनियन टेरिटरीज मीन्स केंद्र शासित प्रदेश और अन्य अधिग्रहित क्षेत्र। मतलब भारत ने यूनियन टेरिटरी और राज्य के अलावा जो भी अन्य क्षेत्र अपने अधीन किए हैं वह सब, यह सब इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो हमने यहाँ 3 चीज़ें देखी, नाम, प्रकृति और क्षेत्र। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का संविधान या भारत रचनात्मक दृष्टि से किस प्रकार का है, तो रचनात्मक दृष्टि से तो यह संघात्मक है। मतलब संघात्मक का मतलब है कि संघ है, फिर उसमें अंदर राज्य है, लेकिन भावात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये पूरा एक है, एकात्मक है। ठीक है। तो यह इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये भाग 1 का जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यह उसका आर्टिकल 1। फिर दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 के अंतर्गत ये बोला गया है कि संसद कोई भी लॉ, मतलब कानून या फिर ये विधि बनाकर किसी भी प्रदेश को भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है। जैसे कोई क्षेत्र भारत का है
या फिर कोई क्षेत्र है जो भारत उसे अपने अधीन करना चाहता है, तो भारत को उसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा और वह संसद के द्वारा एक लॉ बनेगा। उस लॉ के अंतर्गत ही वह प्रदेश भारत के अंदर प्रवेश कर सकता है या फिर शामिल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये 2 अनुच्छेद हुए। फिर हम इससे आगे बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 3, संसद लॉ बनाकर नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। मतलब जैसे ये तो हमारे सामने जीते जाते उदाहरण हैं, जैसे यूपी से उत्तरांचल अलग हुआ जो वर्तमान में उत्तराखंड है, और बिहार से झारखंड अलग हुआ, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, अपने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, और हाल ही में जम्मू कश्मीर को छोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो यह सब संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है, नए केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कर सकती है। इसके लिए जो जो होती है चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं, यह इसके अंदर राज्य का निर्माण उसके क्षेत्रफल में चेंज कर सकती है, उसकी जो सीमा है उसको चेंज कर सकती है, उसका नाम चेंज कर सकती है। तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। साधारण बहुमत से यह बिल पास हो जाता है। मतलब साधारण बहुमत का मतलब है कि अभी लोकसभा या राज्यसभा में जितने प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के हाफ प्लस 1 से, जैसे 100 मेंबर है, 100 में से प्रेजेंट है 50, तो यह प्रेजेंट हो गए। अब प्रेजेंट का हाफ हो गया 25 प्लस 1, मतलब 26 जनों की सहमति से यह पास हो सकता है। इसके लिए संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के अंतर्गत है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुलाया जाता है। लेकिन इस तरह के बिल पास के लिए इन दोनों का अधिवेशन एक साथ की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो यह आर्टिकल नंबर 3 भी हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 4 की। आर्टिकल नंबर 4 है कि अनुच्छेद 2 और 3 में अगर बदलाव किया जाता है, 2 और 3 मतलब हमने जो पहले अपने 2 पढ़े, दूसरा संसद लॉ बना के किसी भी क्षेत्र को अपने अधीन कर सकती है, और तीसरा वही कि संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो अनुच्छेद 2 और 3 में अगर कुछ बदलाव होता है तो उससे अनुच्छेद नहीं, अनुसूची 1 और 4 प्रभावित नहीं होगी। दोस्तों, अनुसूची आपको ध्यान ही होगी कि 1 और 4 कौन कौन सी है। दोस्तों, अनुसूची 1 के अंतर्गत तो है राज्य और अंग शासित प्रदेश, और अनुसूची 4 के अंतर्गत है राज्यसभा के सीटों का आवंटन या फिर बंटवारा। तो ये दोनों प्रभावित नहीं होगी। ठीक है। और अगर किसी क्षेत्र को भारत में मिलाना है या भारत से हटाना है, तो उसके लिए संविधान संशोधन अनिवार्य है। वैसे यह जब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसमें यह पूछ लिया जाता है एक स्टेटमेंट के
और पे तो बाकी अगर सीधा सीधा आएगा क्वेश्चन तो यही आएगा कि अनुच्छेद 4 के अंतर्गत किन दो अनुच्छेदों में बदलाव किया जाता है, तो 2 और 3, और किन दो अनुसूचियाँ में प्रभावित नहीं होगी, तो वो है 1 और 4। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ अपना भाग 1 हुआ, जिसके अंतर्गत हमने 1 से 4 आर्टिकल देखे। अब दोस्तों इसके बाद आता है भाग 2। भाग 2 है नागरिकता। दोस्तों भाग 2 अपने सिलेबस में है नहीं, तो इसको वैसे इतना नहीं पढ़ा जाता, लेकिन हाँ मैं एक बात आपको बता दूं, अभी हाल ही में 2019 में जो नागरिक संशोधन बिल आया था, तो वह आप लोग ज़रूर एक बार पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिल था और इस पे काफ़ी विवाद भी रहा। इस कारण से इस पे क्वेश्चन एक कोई ना कोई बन सकता है। तो भाग 2 हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं सीधे भाग 3 की ओर। भाग 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। यह 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 1 था 1 से 4 भाग 1, फिर 5 से 11 जो कि नागरिकता है, सिलेबस में नहीं, वो है भाग 2, और 12 से 35 है भाग 3 जो है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब इसमें जो अनुच्छेद 12 है वह हमें राज्य की परिभाषा बताता है। वह यह बताता है कि राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है। तो अंग क्षेत्र या राज्य क्षेत्र की विधायिका या कार्यपालिका, यह राज्य के अंतर्गत आती है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उपक्रम होते हैं वह सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं, या फिर वह संस्था जो राज्य को टैक्स दे रही है, हम उसे भी राज्य की श्रेणी में ले सकते हैं। जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वह बराबर अपना टैक्स दे रही है, तो वह भी एक राज्य की श्रेणी में आती है। तो यहाँ से ज़्यादा इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं बनता, बस सीधा सीधा बन सकता है कि राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। तो सही आंसर होगा आर्टिकल 12। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 दोस्तों यह आर्टिकल थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा अजीब होगा। आपको यूँ लगेगा कि यह क्या बोलना चाह रहा है, कुछ नहीं आ रहा अपने समझ में। लेकिन अगर आप इसे सीधे सीधे तौर पे समझेंगे, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, तो ये आपको इजीली आ जाएगा समझ में। दोस्तों आर्टिकल 13 अधिकार बोलता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य रहेगी। मतलब जो भी लॉ होगा या विधि होगी, वह विधि जैसे कोई लॉ या विधि संसद ने बनाई, और संसद ने लॉ विधि बनाई, अब वह विधि मूल अधिकारों के बीच में आ रही है, मतलब उस विधि से मूल अधिकारों का अल्पीकरण हो रहा है, या फिर वह असंगत है,
मतलब वह उसके हिसाब से विधि नहीं बनाई गई है, तो ऐसी विधियाँ शून्य हो जाएगी, मतलब वह विधि मान्य नहीं होगी। यह बात बोली जा रही है, बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि मूल की जो भी विधि है, जो मूल अधिकारों का हनन कर रही है या उनका अल्पीकरण कर रही है, तो वह सारी विधियां जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी, जो आप मानना चाहें। और वह किस सीमा तक होगी शून्य? मतलब कोई विधि है, अब उस विधि में 4 बातें बोली गई है, तो 3 बातें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन चौथी बात में मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह 3 बातें तो लागू रहेगी, लेकिन जो चौथी बात है वह हो जाएगी शून्य। मतलब जहाँ तक मूल अधिकारों का हनन हो, ये वहाँ तक ही जीरो रहेगी। यह तो हो गया आर्टिकल 13 की मेन बात। अब इसमें भी इसके क्लॉज वगैरह दे रखे अलग अलग, तो 13 का एक क्लॉज क्या बोलता है कि संविधान के बनने से पहले, मतलब अपना संविधान वैसे तो बना था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1950 को। तो 26 नवंबर 1950 से पहले भी वह विधियाँ जो मूल अधिकारों का हनन कर रही है, वह भी जीरो हो जाएगी। और 26 जनवरी 1950 के बाद में, मतलब संविधान बनने के बाद में भी वह विधियाँ जो मूल अधिकारों का हनन, असंगत या उनका अल्पीकरण कर रही है, वह भी शून्य हो जाएगी। तो एक में बोला गया पूर्व में और दूसरे में बोला गया संविधान बनने के बाद की बात। यह बिल्कुल सीधी सीधी बात है, और इसको हम आच्छादन का सिद्धांत भी बोलते हैं। शायद किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि आच्छादन का सिद्धांत हम किस मूल अधिकार को बोलते हैं, तो वह है आर्टिकल 13। ठीक है दोस्तों, अब यह इसके 2 भाग हो गए, एक ये। अब इसका तीसरी भाग हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि विधि शून्य हो जाएगी, तो यहाँ इस विधि को ही परिभाषित किया गया कि विधि किस किस प्रकार की हो सकती है। पहला है स्थायी विधियाँ, दूसरा है अस्थायी विधियाँ। तो स्थायी विधियों के अंतर्गत वह विधियाँ जो संसद बनाती है या विधानमंडल बनाती है। विधानमंडल बनाएगी राज्य के अंदर, संसद बनाएगी पूरे देश के अंदर। फिर अस्थायी विधियाँ, मतलब जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है, वह सारी विधियाँ। मतलब जब संसद के दोनों सदन अपने कार्य क्षेत्र में ना हो, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी कानून को लागू करने के लिए जो बिल पास करते हैं, उसको अध्यादेश बोला जाता है। तो यह अस्थायी विधियाँ है, क्योंकि यह 6 महीनों के बाद ये हट जाता है। ये हम इसके बारे में पूरा आगे डिटेल से देखेंगे कि अध्यादेश क्या होता है पूरा वगैरह। फिर आता है ए, बी और ये सी। इस सी के अंतर्गत अध्यादेश, आदर्श नियम, उपविधि, विनियम, अधिसूचना,
यह सब। और फिर डी में गैर विधायी स्रोत, मतलब ये तो हमने देखे थे, ये सारे विधायी स्रोत है, मतलब यह सारे गवर्नमेंट के द्वारा हो। लेकिन गैर विधायी स्रोत जैसे गांव के अंदर कोई रूढ़ी या प्रथा जो कि किसी कानून का काम करती है, तो ये सब। और हम इन सब को हम इन रूढ़ी या प्रथा को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में देंगे तो वो होगा आर्टिकल 38 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट में देंगे तो वो होगा आर्टिकल 226 के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। तो और तो यह तो फिर जो कोर्ट होगा वो ये बताएगा कि विधि संवैधानिक है या गैर संवैधानिक। यह काम बताना कोर्ट का है, न्यायालय का है, ठीक है। यह आर्टिकल 13 हो गया। ज़्यादा टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है, जो जो बोला है बस उसी को अपन समझ लेते हैं। फिर आता है आर्टिकल 14। अब दोस्तों आर्टिकल 14 से 18 तक यह कहलाता है समता का या समानता का अधिकार, ठीक है। एग्ज़ाम में आ सकता है कि समता के अधिकार के अंतर्गत जो आर्टिकल या अनुच्छेद आते हैं वो है, फिर उसमें अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं। तो 14 से 18 है, वो है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। अब पहला है आर्टिकल 14, ठीक है दोस्तों। तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत हम देखते हैं कि विधि के मतलब कानून के समान या विधि के समक्ष समता या विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता या विधि का समान संरक्षण। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। विधि के समक्ष समता का मतलब है भारत में विधि का शासन है, अर्थात कानून सबसे ऊपर है, यानी वह सर्वोपरि है। कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, अतः कानून के सामने सभी समान हैं। कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है, कानून के सामने सभी समान है। यह जो विधि के समक्ष समता वाला जो कॉन्सेप्ट है, यह ब्रिटिश से लिया गया है, यह ब्रिटिश मूल का है। और यह इस विधि के शासन की नेगेटिव यानी नकारात्मक व्याख्या है, ठीक है। फिर जो दूसरी चीज़ है वो है विधि का समान आरक्षण, मतलब समान परिस्थितियों में कानून समान व्यवहार करेगा। यह लिया गया है अमेरिका से, और यह विधि के शासन की सकारात्मक व्याख्या करता है, मीन्स पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन करता है, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस दो चीज़ें हैं। और यह काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इन दोनों कि विधि का समान संरक्षण किस देश से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया। ये हमने जब संविधान के मूल स्रोत देखे थे तो ये उनमें भी आया था। तो यह हो गया आर्टिकल 14। अब चलते हैं आर्टिकल 15 यानी 15। आर्टिकल 15 यह ओनली फॉर इंडियंस है, मतलब यह केवल भारतीयों के लिए है। जो भी विदेशी नागरिक होंगे यह उनके लिए लागू नहीं होता, यह ओनली भारतीयों के लिए है। मतलब इसमें
विदेशी हो गया या शत्रु देश का कोई नागरिक हो गया, यह उनके लिए लागू नहीं है, ओनली फॉर इंडियंस है ये। इसके अंतर्गत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। दोस्तों इनका सीक्वेंस ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि हम धर्म के बाद सीधा बोल दें जन्म स्थान, फिर मूल वंश, फिर जाति, लिंग, नहीं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है। अगर इसको आपको याद नहीं हो रहा तो आप इस अपने ऊपर लिखिए, देखिए आप कौन से धर्म से हैं, आप कौन से मतलब ये वंश से हैं, आपकी जाति क्या है, आपका कौन सा लिंग है और आपका जन्म कहाँ हुआ था। एक ये पूरा सीक्वेंस याद रखना, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में यह सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। तो इन पांचों आधारों के आधार मतलब इन पांचों के आधार पे कहीं भी भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव का प्रतिषेध मतलब अगर इन पांचों के आधार पे कहीं भेदभाव होता है तो वह उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है। यह इसका हो गया 15वें का 1। फिर देखते हैं 15वें का भाग 2। दुकान या कोई सार्वजनिक स्थल जैसे भोजनालय हो गया या कोई और जगह हो गई जो सार्वजनिक हो, सबके लिए यूज़ हो, वहाँ प्रवेश के दौरान इन पांचों के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। यह ए हो गया। फिर बी, संघ निधि या राज्य नीति मतलब देश के पैसों से या राज्य के पैसों से जो भी पोषित स्थान होंगे, जैसे कुएं, जलकूप, कोई पार्क हो गया, ये सब यहाँ पे भी इन पांचों आधार पे भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। हमने देखा 5 आधार कौन कौन से, ये इनके आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, जिसके अंतर्गत पहले में लिखा हुआ है दुकान, सार्वजनिक स्थल में प्रवेश के दौरान इनमें इन पांचों आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर उससे अगला संघ निधि या राज्य निधि से पोषित स्थानों पर इन पांचों आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह 15वां अनुच्छेद है। अब हम देखते हैं इसके कुछ अपवाद है, मतलब कहाँ ऐसा हो सकता है कि इन पांचों आधार से मतलब क्या ना हट हर कोई चीज़ हो, तो हम इनके अपवाद को देखते हैं। जो हमने वहाँ पे देखा था 1 और 2, अब यहाँ पे आ गया ये 3, मतलब 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5, 6 यह इसके अपवाद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, राज्य यह अनुमति देता है कि बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। तो उस व्यवस्था के दौरान इन पांचों को कोई ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर यह इसका तीसरी बात। फिर चौथी बात, राज्य यह अनुमति देता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, जनजाति है या अनुसूचित जाति है, उनके लिए विशेष व्यवस्था या उपबंध हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाति मूल वंश के आधार पे बाकी लोगों से भेदभाव हो रहा है, तो यह भेदभाव के अंतर्गत नहीं आएगा,
क्योंकि यहाँ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए विशेष उपबंध हो सकते हैं। ये दोनों जो इस अनुच्छेद में ऐड हुए हैं ये पहले संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत ऐड हुए हैं। ठीक है, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5वां राज्य को ये अधिकार है, राज्य को ये अधिकार है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश के लिए छूट दे सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें अल्पसंख्यक शामिल नहीं है। तो यह भी एक तरह से बाकी लोगों से यह भी भेदभाव हो गया, लेकिन गवर्नमेंट उसको भेदभाव नहीं मानती। ठीक है, फिर 6ठा जो भी हाल ही में हुआ है EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए विशेष उपबंध जो कि 103 संविधान संशोधन 2019 में हुआ है और ये हुआ था 93 संविधान संशोधन 2005 से। ठीक है, ये इसके अपवाद हो गए। अब हम अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। अगला आर्टिकल है 16 नंबर। यह भी ओनली फॉर इंडियन के लिए, केवल भारत के नागरिकों के लिए लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन मतलब गवर्नमेंट जॉब के विषय में सभी को समान अवसर मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या बोला गया है, राज्य किसी भी नियुक्ति या नियोजन से संबंधित विषयों पर सभी को समान अवसर प्रदान करेगा। यह बात इसमें बोली गई है। क्या बोला गया कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। मतलब सरकारी नौकरी पे सभी का समान हक होगा। ठीक है, फिर इसमें दूसरी बात बोली गई वही जो हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ी, इन पांचों आधार पे लोक नियोजन के अंतर्गत भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत एक इंदिरा साहनी केस भी आता है 1992 में। इसके अंतर्गत क्या बोला गया, इसमें उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% कर दी, अर्थात 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। और एक तो इसमें ये बात बोली 50% वाली, फिर दूसरी बात बोली ओबीसी में जो क्रीमी लेयर होते हैं उनको कोई आरक्षण नहीं होगा। ओबीसी में भी 2 प्रकार के होते हैं। ओबीसी में जो क्रीमी लेयर होते हैं वो नॉर्मली जनरल के अंतर्गत आ जाते हैं, तो उन्हें भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके भी अपवाद हैं। 15 में भी अपवाद थे, इसमें भी अपवाद है। इसमें अपवाद क्या है, संसद विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त में आरक्षण कर सकती है। मतलब कोई जगह ऐसी है जहाँ पे हम किसी और को नहीं ला सकते या वहाँ रहने वालों के लिए ही वह नौकरी है,
तो वहाँ पे संसद विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त रख सकती है। ठीक है, तो इसको स्थानीय नौकरी में निवास की बाध्यता भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने जब स्टार्टिंग में देखा था कि भारतीय संविधान में कुछ भाग ऐड हुए हैं 4A 4B, तो वो क्या है? तो 4A है पदोन्नति में आरक्षण और 4B है बैकलॉग में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा। बैकलॉग में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा। यह फोर्थ, अच्छा, यह जो चीज़ है यह इस अपवाद नंबर 4 के अंतर्गत आती है। मतलब जो अपवाद नंबर 4 है उसमें है राज्य के द्वारा जो नियुक्तियां होगी उसमें आरक्षण होगा। ठीक है, राज्य के द्वारा जो नियुक्तियां होगी उसमें आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, और फिर इस 4 के अंदर भी 2 चीज़ें ऐड की गई 4A और 4B। मतलब अगर किसी का प्रमोशन होता है तो उसमें भी आरक्षण होगा और बैकलॉग में 50% आरक्षण होगा। बैकलॉग मतलब एग्ज़ाम हो गया, नौकरी का सबको जॉइनिंग मिल गई, जो सीटें खाली रह गई अब उनमें जितने पास हुए थे और जिनका नंबर नहीं आया था उनमें भी 50% आरक्षण होगा। यह है बैकलॉग। ठीक है, फिर 5वां क्या है? कानून के तहत कोई भी संस्था या कार्यकारी परिषद के सदस्यों के लिए राज्य धार्मिक आधार पे उनके लिए व्यवस्था कर सकता है। मतलब जैसे कोई मंदिर है, अब वहाँ पे अब मंदिर में किसी विशेष वर्ग को ही पुजारी बनाया जाएगा। मतलब धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लिए आरक्षण। ठीक है, फिर इसमें 6 नंबर वही जो हमने पहले देखा था EWS से आरक्षण, जो कि 103 संविधान संशोधन से ऐड हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चलो इससे आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत या निवारण। यह एक पूर्ण अधिकार है। पूर्ण अधिकार से मतलब है इसका कोई अपवाद नहीं है। अभी हमने जितने भी देखे उसमें कोई ना कोई अपवाद आ रहे थे। यह एक पूर्ण अधिकार है। अस्पृश्यता का अंत मतलब इसके अंतर्गत क्या होता है? अस्पृश्यता के अंतर्गत जो छूआछूत है, जो कि हमारे समाज में पहले से आ रही है, चलिए कि यह अलग जाति का है, इसको हाथ नहीं लगाना, इसको अपन से दूर रखो, तो ये सब चीज़ें अभी समाप्त हो गई है। ठीक है, फिर अगला आता है 18वां आर्टिकल 18वां अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। मतलब अब कोई भी बंदा उपाधि धारण नहीं कर सकता। जैसे हम कहीं देखते हैं कोई जो स्वतंत्रता से पहले जो क्या नाम मतलब ये महाराजा होते थे, और तो आज भी उनको बोलते हैं कि महाराजा आए, तो ये महाराजा एक उपाधि है। तो इसका अंत, तो अब इनमें क्या क्या चीज़ें बोली गई है?
राज्य, सेना व शिक्षा की उपाधि धारण करने की छूट दे सकता है। ठीक है। फिर भारतीय नागरिक विदेश में जाके कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। जैसे हम देखते हैं कि खूब सारे फिल्म स्टारों को बाहर विदेशों में अलग अलग उपाधि दी जा सकती है, लेकिन वह धारण नहीं कर सकता। अगर किसी को धारण करनी है तो पहले उसको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, बाद में ही धारण कर सकता है। ठीक है। फिर भारत सरकार का कोई भी आदमी या कर्मचारी और राज्य सरकार का कोई भी कर्मचारी राष्ट्रपति के अनुमति के बिना विदेश से उपाधि धारण नहीं कर सकता। अब यहाँ कर्मचारी से मतलब है जो भारत सरकार या राज्य सरकार के लाभ के पद पर या विश्वास के पद पर जो व्यक्ति है वह। ठीक है। यह 18वां है। हाँ, इसमें एक जो है पद्म श्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, यह कोई उपाधि नहीं है, ये सभी ये सम्मान है। तो वैसे तो एग्ज़ाम में इसका नहीं पूछा जाता, ये मैंने ऐसे ही बताया बेसिक नॉलेज के लिए। तो आज हमने क्या क्या देखा, 1 से 4 आर्टिकल जो कि थे भाग 1 में, और फिर 12 से लेके हमने 18 तक देख लिए जो कि थे भाग 3 में। अब हम आगे 19 से लेके 35 तक देखेंगे, जिसके अंतर्गत मूल अधिकार पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। वीडियो के ऊपर जो भी आपकी राय है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।